हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। देखिए, लोकपाल और जुडिशरी ये अब आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि लोकपाल ने कुछ एक डिसीजन दिया था, अपना एक आदेश पास करा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसे आदेशों का निष्पादन होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्या आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, क्यों बोला, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। राइट, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे देश के प्रेसिडेंट लोकपाल हैं वो हैं मिस्टर एम खानविलकर। ठीक है, इनको आप जानते होंगे, और जो स्टूडेंट नहीं जानते वो इनको जान लीजिए कि ये हमारे देश के प्रेसिडेंट लोकपाल है। देखिए, लोकपाल तो समझते होंगे ना आप लोग, लोकपाल का काम क्या होता है। लोकपाल का काम होता है कि जितनी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैं उन सब पे अपनी निगरानी रखना, कि ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक हमने उनको नियुक्त किया, अब वो अपने पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं, कि ब्राइबरी ले रहे हो, घूस ले रहे हो, किसी से पैसे ले रहे हो काम करने के लिए। तो इस चीज की निगरानी का जो जिम्मा है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में, वो लोकपाल का होता है। राइट, अब जान लेते हैं कि खबर थी क्या, ऐसा हुआ क्या है, उसको जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। हुआ क्या था, लोकपाल ने एक आदेश पास किया था कि अब से लोकपाल के अंतर्गत जितने भी देश की हाई कोर्ट्स हैं वहां पे भी लोकपाल अपना हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि अगर किसी भी देश स्टेट की हाई कोर्ट के जज ने किसी से रिश्वत ली हो, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया हो, या लगता है उनको कि हाँ ये जज अपने जज की तरह से काम नहीं कर रहा, तो अब लोकपाल उस पर निर्णय ले सकता है। ये कहना था लोकपाल का। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपनी मंशा दिखा दिया, कह दिया कि देखिए, लोकपाल का ये जो आदेश पास हुआ है ना, इस आदेश को हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जुडिशरी अपना अलग काम करेगी। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए, अगर ऐसा कोई आदेश पूरी तरीके से लागू होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी वो प्रभावित होगी, और ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम बैठे किस लिए हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 50 में जो चीज लिखी है उसका हम देख रेख करें। वहां पे क्या लिखा है 50 में, कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, जुडिशरी न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी, दोनों अपने बीच में नहीं आ सकते। तो इसी चीज को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि लोकपाल का ऐसा कोई आदेश को हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आदेश पर स्वतंत्रता संज्ञान लेते हुए विशेष पीठ ने केंद्रीय लोकपाल रजिस्ट्रार एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि जब लोकपाल ने यह आदेश पास किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया और इन सब के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मामला है क्या, अब पहले ही जान लेते हैं। लोकपाल अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश ए एम खानविलकर ने 27 जनवरी को यह आदेश दिया था। ठीक है, शिकायत में आरोप था कि एक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ने निचली अदालत के एक न्यायाधीशों को प्रभावित किया है। आरोपित न्यायाधीश पहले एक निजी कंपनी में वकील थे, जिसे बाद में लाभ मिला। यहाँ पे क्या था, शिकायत आई थी लोकपाल के पास कि XYZ हाई कोर्ट के एक जज हैं जो कि अच्छे से काम नहीं करने दे रहे हैं अपनी निचली अदालत को। तो ये जब शिकायत लोकपाल के पास पहुंची तो लोकपाल ने आदेश पास कर दिया कि देखिए, अब हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं या हाई कोर्ट अब लोकपाल के अंडर काम करेंगे। ये मैटर था। राइट, लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लोक सेवक माना है और 2013 के लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लाने की दलील दी। लोकपाल ने क्या कहा, लोकपाल ने कहा कि देखिए, जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं या हाई कोर्ट एस्टेब्लिश जो हमारे देश में हुई हैं, वो सब लोक सेवक हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट हैं। और जो लोकपाल एक्ट है 2013 का, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट्स हमारे इस कानून में आती है, तो इसलिए अब हमारा अधिकार है कि हम उन पे अपनी निगरानी रख सकते हैं। राइट, लोकपाल अधिनियम की धारा 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ पर निर्भरता है। यहाँ पे क्या बोला गया, इस धारा के अनुसार लोकपाल को उन निकाय और प्राधिकरणों पर अधिकार प्राप्त है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि संसद के द्वारा जो भी निकाय बनाई गई हैं उन सब निकाय पे लोकपाल का अधिकार है कि वो उन पे अपनी निगरानी रख सकते हैं। ये एक पॉइंट रखा गया था। दूसरा पॉइंट था, लोकपाल ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट निम्नलिखित ब्रिटिश संसदीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए थे। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्रिटिश काल में जब हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी हमारे भारत में, तो वो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत हुई थी, जो कि इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद बोला गया इसलिए लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में माना है। तो ये तर्क दिया था लोकपाल ने कि हमारे देश में जब ब्रिटिश काल के समय हाई कोर्ट्स बनी थी तो वो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत बनी थी, और जब
हमारा देश आजाद हो गया तो वो कानून भी अभी भी चल रहा है। तो जब एग्जीक्यूटिव यानी उनके संसद ने कानून बनाया, उस कानून के अंतर्गत हमारी हाईकोर्ट बनी है, तो अब ये सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, और ये अब लोकपाल के अंतर्गत आते हैं। ये दलील दी थी लोकपाल, राइट। चलिए, अब हमने तर्क सुन लिया लोकपाल की तरफ से, अब हम तर्क सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा, उनकी क्या राय थी। न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, अनुच्छेद 50 और 121। यहाँ पे साफ बोल दिया कि न्याय स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो राइट है, जो एक फ्रीडम है, उसको उल्लंघन किया जा रहा है, उसको इम्पीच वॉयलेट किया जा रहा है आर्टिकल 50 और आर्टिकल 121 की तहत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने से न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर, ठीक, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी उसकी, ठीक है। आर्टिकल 50 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग अपने काम करेगी, कोई किसी की डोमेन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये आर्टिकल 50 बात करता है। वही आर्टिकल 21 क्या बोलता है, 121, संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है सिवाय महाभियोग की स्थापना से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जज को अगर हटाना भी है या उनके बारे में डिस्कशन भी करना है तो आप संसद में भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक कंडीशन में कर सकते हो, और वो कंडीशन है कि जब आपको जज को इम्पीच करना है, उनको हटाना है, उसी कंडीशन में पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, अन्यथा हाई कोर्ट जज के बारे में पार्लियामेंट में कोई मुद्दा भी नहीं उठेगा। ये दो आर्टिकल्स हैं, 50 और 121। आई होप आप सबको पता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत अनुच्छेद 124 और 217। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना एक तर्क रखेगी कि क्यों जो लोकपाल कह रही है कि हाई कोर्ट्स लोकपाल के अंतर्गत आएंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बताना चाहती है कि क्यों नहीं आएंगे, राइट। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की इस दलील को खारिज कर दिया है कि हाई कोर्ट ब्रिटिश कानून द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। तो लोकपाल क्या बोल रहा है कि भाई जब ब्रिटिश काल में हमारे देश में हाई कोर्ट्स बने थे तो वो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत बने थे, ठीक। तो इसी वजह से जब संसद के द्वारा कोई कानून बना, कानून के अंतर्गत कोई चीज निकाय बनी है, तो वो लोकपाल के अंतर्गत आएगी, ये लोकपाल का कहना था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ खारिज कर दिया कि नहीं, हाई कोर्ट्स हमारे देश में जितनी भी हैं वो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत नहीं आते। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत हुई है। यहाँ पे साफ बोल दिया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जितने भी प्रावधान अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, उसके तहत ही हमारे देश की हाई कोर्ट एस्टैब्लिश की गई है। तो किसी संसद के द्वारा नहीं करी गई। हमारे देश में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अपना तर्क बता रही है, वो ये बता रही है कि संसद के कानून के द्वारा हमारे देश में हाई कोर्ट्स नहीं बनी, ये तो स्वयं हमारे देश की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहां पे बात करी गई है। संविधान में जो अनुच्छेद है उनके अंतर्गत हमारे देश में हाई कोर्ट्स बनी है, ना कि संसद के किसी भी कानून के तहत बनी है। तो यहाँ पे रिजेक्शन कर दिया, इस पॉइंट को बिल्कुल खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आर्टिकल भी बता दिए। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कुछ कि भाई संसद ने कोई कानून बनाया, उस कानून के अंतर्गत कोई सुप्रीम कोर्ट है, नहीं, ये तो स्वयं संविधान ने बता रखा है 124 में। भाई अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। तो जब अनुच्छेद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में ये बात करी गई है, तो क्या एक प्रमाण है कि ये क्या बात है कि संसद के कानून से बना है? नहीं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये संसद के कानून से नहीं बने, ये बने हैं संविधान से। तो जब संविधान से बने हैं तो यहाँ पे लोकपाल किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारी जुडिशरी न्यायपालिका के साथ। न्यायिक निगरानी एक आंतरिक प्रक्रिया है, अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 और 214 और 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक कदाचार को आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही निपटारा जाना चाहिए। न्यायिक निगरानी के दो तरीके हैं, पहला हो गया इन हाउस प्रक्रिया और दूसरा हो गया आपका महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 और अनुच्छेद 217 क्लॉज बी न्यायाधीश को संसदीय महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, इसलिए लोकपाल द्वारा बाहरी जांच असंवैधानिक है। यहाँ साफ साफ बोल दिया कि अगर हाईकोर्ट जज को हटाना है तो वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा ही हटाया जाएगा, और यहाँ पे अगर लोकपाल आना चाहते हैं तो वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लोकपाल का यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं है, राइट। लोकपाल के विषय में कुछ पढ़ लेते हैं। ये भी आपका स्टैटिक एक जीके हो गया, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर आप यूपी बिहार में अपना सपना रखते हैं जज बनना या सरकारी वकील बनना। यहाँ पे क्या बोला गया है, संस्था को चेयरपर्सन या
या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायाधीश के पूर्व न्यायाधीश। ठीक है, तो अगर आप लोकपाल में चेयरपर्सन बनना चाहते हैं तो आपको जो हमारे पूर्व यानी सीजेआई होने चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के आप सीनियर जज होने चाहिए। ठीक, 8 अधिकतम सदस्य है इस चेयरपर्सन सॉरी इस कमेटी में, इस लोकपाल में अन्य 8 मेंबर्स भी होंगे। आधे न्यायिक सदस्य होंगे तथा न्यूनतम 50% सदस्य SC ST और OBC के होंगे। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। तो इनमें से जो भी चीज पहले हो जाएगी, अगर 5 साल पहले हो गए तो आप रिटायर हो जाएगा, या अगर 70 साल पहले हो गए और अभी 2 साल ही हुए जॉब करते हुए लोकपाल में, तो हो जाओगे। यानी कि 5 साल 70 साल में जो चीज पहले हो जाएगी वो चीज मान जाएगी। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी कि जो सिलेक्शन किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जब भी सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडेशन दे देती है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित होता है। अब देखिए होता क्या है कि लोकपाल में जितने व्यक्ति आने हैं उसके लिए अलग से एक सर्च कमेटी बैठती है। यानी कि वो लोग बैठते हैं जो पहले ढूंढेंगे कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे सुटेबल है जो इस पोस्ट पे बैठ सकता है। ठीक है, पहले जो लोकपाल थे, हमारे देश के जो फर्स्ट लोकपाल थे, उनका नाम आप देख लीजिए, न्यायमूर्ति यानी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जिनको नियुक्त किया गया था 19 मार्च 2019 को। और जो हमारे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे वो रिटायर कब हुए, वो 2022 में हुए, क्योंकि उनकी 70 साल की उम्र हो चुकी थी। अब एट प्रेजेंट जो हमारे लोकपाल हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति AM खानविलकर, जो कि मार्च 2024 में दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए थे। तो आई होप आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि लोकपाल ने अपने क्या डिसीजन बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या तर्क लगाए जिससे कि लोकपाल का डिसीजन ओवररूल हो चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।